नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और आपको पता होगा कि 39 उम्मीदवारों की सूची में कई सारे सांसद और कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी हैं जिन्हें पार्टी ने 2023 के रण में उतारा है। जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया उनमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद गणेश सिंह, जबलपुर के सांसद राकेश सिंह, सीधी की सांसद रीति पाठक और नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह शामिल हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा में चुनाव में पार्टी ने उतारने का भी फैसला कर लिया है। अब सतना से सांसद गणेश सिंह सतना सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। सीधी जिले की प्रॉपर जो सीधी सीट है वहां से रीति पाठक चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया। उन्हें नरसिंहपुर सीट से टिकट दिया गया है। ऐसे में बीजेपी ने जिन 8 दिग्गजों पर दांव लगाया है, एक एक कर उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आखिर इन्हें टिकट क्यों दिया गया है। इन दिग्गजों में सबसे पहले जो नाम आएगा उस नाम के बारे में आपको बता दूं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन उसके पहले यह जानना जरूरी है कि केंद्रीय मंत्री और सांसदों को आखिर पार्टी ने उम्मीदवार क्यों बनाया। मैं पहले भी लगातार इस बात का जिक्र करता रहा हूं, 18 साल तक सत्ता में बने रहना और सत्ता में बने रहकर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत मुश्किल है। कैसे आप खड़े उतरेंगे और खड़े उतरेंगे भी तो तमाम सारी उम्मीदें, तमाम सारे वादे आप हर चुनाव में करते हैं, वो वादे हो नहीं पाते। बहुत सी ऐसी संख्या होती है वादों की, आप पूरा नहीं कर पाते। भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में कई सारी खबरें हम देखते हैं। ऐसे में जब 2023 का विधानसभा चुनाव आया तो स्थानीय नेतृत्व के साथ साथ दिल्ली में बैठा पार्टी आलाकमान ने बहुत कोशिश की कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव उठाया जाए। आपने देखा है कि जब कोई सपेरा किसी सांप को उठाने की कोशिश करता है तो वो अपनी बीन से धुन बनाता है और उसको बार बार उठाने की कोशिश करता है तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने शरीर के साथ खड़ा हो जाता है। इससे पता चलता है कि कितनी शक्ति उसमें है। लेकिन स्थानीय और केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत कोशिश की, लेकिन मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव उठ नहीं रहा था। और उसके पीछे का कारण क्या था? उसके पीछे का कारण यह था कि लगातार मंत्रिमंडल में जो चेहरे हैं उन्हें लेकर भारी एंटी इनकम्बेंसी है। सत्ता में जो बैठे चेहरे हैं उन्हें लेकर भारी एंटी इनकम्बेंसी है। बड़ी संख्या में जो विधायक हैं उन्हें लेकर भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जनता बोर हो चुकी है। पार्टी के कार्यकर्ता परेशान हो चुके हैं। पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही विधायकों से, अपने ही मंत्रियों से परेशान है, इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि जनाब इस बार हम काम नहीं करेंगे। अब यहां पे मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को लेकर नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है चेहरों को लेकर। तमाम माथापच्ची करने के बाद, तमाम चिंतन मनन करने के बाद पार्टी इस नतीजे पर पहुंची कि क्यों ना चेहरों को बदल दिया जाए और चुनाव से पहले अगर नहीं बदला जाए तो एक संकेत दे दिया जाए कि ये चेहरे कम से कम सत्ता में आने के बाद नहीं होंगे। नए चेहरे होंगे, नए लोग होंगे, नए लीडर होंगे, लोकप्रिय नेता होंगे। और यही कारण है कि पार्टी ने यह तय किया कि 8 दिग्गजों को, जो कि कई बार के सांसद हैं, कई बार के केंद्रीय मंत्री हैं, अपने अपने इलाकों में उनका प्रभाव है, अपनी जातियों में उनका प्रभाव है, उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाएगा। और ऐसी सीट से विधानसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है जहां पर बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, मजबूत उम्मीदवार। और यकीन मानिए कि जो 39 नामों की सूची आई है उसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उनके नामों की घोषणा होते ही बीजेपी में एक अलग उत्साह देखा जा रहा है, बीजेपी में एक अलग प्रभाव देखा जा रहा है।
और कार्यकर्ता भी जो नाराज होकर घर बैठे थे उन्होंने निकलना शुरू कर दिया। तमाम लोकप्रिय नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, इसके साथ साथ फग्गन सिंह कुलस्ते हैं जो कि आदिवासियों में लोकप्रिय हैं, आदिवासियों के बड़े नेता हैं, इसके साथ साथ प्रहलाद पटेल है, तमाम नेता जिनमें सांसद भी, उनमें एक उत्साह देखा जा रहा है। और बीजेपी के इस फैसले से फिलहाल कांग्रेस सन्न है। कई लोगों से मेरी बात हुई, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी अगला ट्रम्प कार्ड कौन सा खेलेगी और हम अब क्या करें। उदाहरण के तौर पर संजय शुक्ला इंदौर की सीट से मजबूत उम्मीदवार, अब वहां पर विजयवर्गीय आकर चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक तौर पर विजयवर्गीय भारी पड़ेंगे, यानी कि सीट आपकी कमजोर हो गई या कहें जा भी सकती। यह एक कारण है। दूसरा एक समीकरण, अलग अलग अपने इलाकों में, मध्य प्रदेश को अगर कई भागों में बांट दिया जाए, अलग अलग इलाकों में, उस पूरे इलाके में वहां की जातियों में, वहां के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आ जाएगा कि जनाब ये दिल्ली से हमारा नेता आया है, दिल्ली में बड़ा नाम है, अगर ये विधानसभा चुनाव लड़ रहा है तो निश्चित तौर पर पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचा होगा। हमें तो अपना नेता मुख्यमंत्री बनाना है, चलो भाई चुनाव में लड़ते हैं, चुनाव में लगते हैं। और यही कारण है कि पार्टी ने इन नामों की घोषणा कर दी और यकीन मानिए इसका असर हो रहा है। इसमें बहुत से ऐसे नाम हैं जो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, वो नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने कहा कि सीट चुन लीजिए, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। एक दो सांसदों के नाम और आ सकते हैं, इंतजार कीजिए। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लोकप्रिय हैं, लेकिन पार्टी उनके बारे में भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। वो क्या लेगी, इंतजार कीजिए, आपको दिखाई देगा। लेकिन चर्चा हम उन चेहरों की कर रहे थे जिनको लेकर पार्टी ने घोषणा की। हम जिक्र कर रहे थे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। नरेंद्र सिंह तोमर लोकप्रिय हैं, सभी को पता है। नरेंद्र सिंह तोमर नाराज नेता और कार्यकर्ताओं को मनाने में माहिर हैं, ये सभी को पता है। नरेंद्र सिंह तोमर की पूरे मध्य प्रदेश में रीच है, प्रभाव है, संबंध है, ये सभी को पता है। इसलिए पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में उन्हें संयोजक बना दिया और अब विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। संकेत साफ है। तो हम जिनका जिक्र कर रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर का, उनका जो संसदीय क्षेत्र है वो संसदीय क्षेत्र मुरैना है और मुरैना की एक सीट है विधानसभा की दिमनी, जो कि प्रिय सीट है नरेंद्र सिंह तोमर की। जब वो नहीं होते हैं तो अपने किसी व्यक्ति को वहां से लड़ाते हैं। पार्टी ने, बीजेपी ने वहां से उनको प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश बीजेपी चुनाव अभियान समिति के वो संयोजक हैं जिसका मैंने जिक्र किया। और यह भी माना जा रहा है कि जनाब अगर सरकार, सीटें इतनी आ गई कि बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं 2 बार 3 बार। और विधानसभा चुनावों में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अगर किसी ने वाकई मेहनत की है तो नरेंद्र सिंह तोमर ने की। आपको याद होगा 2003 में उमा भारती को जब भेजा गया था, उमा भारती ने जो यात्रा निकाली थी, उस यात्रा के भी संयोजक कोई और नहीं थे, खुद नरेंद्र सिंह तोमर थे। बड़ी भूमिका। इसलिए जब वो जीते, विधायक पद उनको मिला, तो उन्हें उमा भारती ने प्रदेश के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के तौर पर रखा, क्योंकि हमेशा से वो संगठन के शिल्पी माने जाते हैं। और इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर को पार्टी बहुत गंभीरता से लेती है। अमूमन अगर सामान्य तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर की चर्चा करें तो नरेंद्र सिंह तोमर संघ और संगठन के भी प्रिय हैं। नंबर 1 यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़ा पसंद करते हैं और इसके साथ साथ अमित शाह, वो भी उनके संगठन की क्षमता से काफी प्रभावित है। यही कारण है कि नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के चुनाव के इर्द गिर्द, या फिर मध्य प्रदेश का चुनाव नरेंद्र सिंह तोमर के इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। एक और नाम जिसका हम चर्चा करते हैं। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, चूंकि चंबल संभाग में यह कहा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर 2 बड़े नेता हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया है तो स्वाभाविक तौर पर उनके संबंध ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे चूंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, प्रतिद्वंद्विता अपने आप हो जाती है, इसलिए दोनों के बीच में कुछ है जो दिखाई तो नहीं होता लेकिन महसूस होता है, जिसका प्रभाव वहां पर देखा जा रहा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर उनके जितने भी समर्थक हैं वो भले ही बीजेपी में आ गए हों, लेकिन बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता या संघ के लोगों को ऐसा लगता है कि ये मन से नहीं है, ये सिर्फ तन से बीजेपी में है। इसलिए वहां एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। उस स्थिति को ठीक करने के लिए, क्योंकि वहां के बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता निराशा महसूस कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद, इसलिए वहां के बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देने के लिए
क्योंकि शुरू में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी ने उनको महत्व दिया, और इस महत्व देने के चक्कर में जो वाकई बीजेपी के नेता कार्यकर्ता थे वो बहुत पीछे चले गए और उनको अपना स्वाभिमान दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि हम स्वाभिमान से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए वो घर बैठ गए। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आने के बाद अब उनके अंदर एक उत्साह देखा जा रहा है। एक कारण यह भी है, चंबल का समीकरण सुधारने के लिए ये नाम सामने आ रहा है और इसका व्यापक प्रभाव होगा। दूसरे नंबर के नेता केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल उनके छोटे भाई जालम सिंह पटेल हैं। अब जालम सिंह पटेल का पार्टी ने टिकट काट दिया है और नरसिंहपुर से उम्मीदवार बना दिया है प्रहलाद पटेल को। प्रहलाद पटेल बड़े लोधी नेता है, चाहे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की बात करें, लोधियों में उनकी मान्यता है। लोधियों के इतर भी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हैं, क्योंकि वो कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं, कार्यकर्ता को स्नेह करते हैं। और उन्होंने इतने बड़े राजनीतिक जीवन में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री बन गए थे, वहां से लेकर और अब तक के सफर में कार्यकर्ताओं को कभी भी उनमें अहम और घमंड नहीं दिखाई दिया। जैसे वो पहले मिलते थे वैसे आज भी मिलते थे। यही स्थिति नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भी है। इसीलिए बालाघाट से पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद सीट बदली, अभी फिलहाल वो दमोह संसदीय सीट से सांसद हैं और वो जीतते आ रहे हैं। जीवट है, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में उनकी महारत हासिल है। उनका अपना संसदीय क्षेत्र दमोह है। दमोह की जो ज्यादातर स्थिति है वो पिछड़ा है, गरीब है, पानी का अभाव वहां पर मौजूद है। लेकिन हाल के समीकरण में वहां के स्थानीय नेता की स्थिति जो है, वो स्थानीय नेताओं की स्थिति ऐसी हो गई है कि गुटबाजी है। लेकिन इसका फर्क नहीं पड़ता है। एक समीकरण और है, जब पार्टी ने बीजेपी की बड़ी नेता उमा भारती को धीरे धीरे मध्य प्रदेश की राजनीति से अलग करना शुरू किया, तो पार्टी ने देखा कि और बड़ा नेता लोधी समाज में हो या कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय कौन है, तो उनको दिखाई दिया प्रहलाद पटेल, और इसीलिए प्रहलाद पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया गया। उमा भारती नाराज हैं, वो अपने समाज के लोगों को, कार्यकर्ताओं को संकेत दे रही हैं। 2018 का चुनाव याद कीजिए। 2018 के चुनाव में उमा भारती ने कहा था अपने समाज के लोगों को कि मैं किसी को नहीं रोकूंगी, जिसको जहां वोट देना है वो वोट दे। अच्छा खासा वोट है लोधी समाज का। उन लोधी समाज में एक नई ऊर्जा पैदा करने के लिए विधानसभा का चुनाव कौन लड़ रहा है? प्रहलाद पटेल। यानी कि भले ही उमा भारती विरोध करती रहे, लेकिन उस समाज को दिखाई दे रहा है कि हमारा नेता, हमारे समाज का नेता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इसलिए लोधी समाज के लोग प्रहलाद पटेल के चेहरे को देख के जरूर वोट करेंगे। दमोह की ज्यादातर जो स्थिति जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उनका अपना संसदीय क्षेत्र है दमोह, उसकी जो ज्यादातर स्थिति है वो ज्यादातर सीटें जिताने का जिम्मा भी प्रहलाद पटेल पर रहता है। प्रहलाद पटेल बालाघाट, सिवनी, जबलपुर जिले में आते हैं। जबलपुर में उनका खासा नर्मदा से लगा हुआ बेल्ट है, नर्मदा नदी के उपासक हैं, नर्मदा मैया के उपासक हैं। उस पूरे बेल्ट में उनकी अच्छी पहुंच है, यानी कि महाकौशल का बेल्ट, बुंदेलखंड का अच्छा खासा प्रभाव। इसलिए प्रहलाद पटेल को उम्मीदवार बनाया है, इन दोनों ही बेल्ट में एक नई ऊर्जा पैदा करने के लिए। और प्रहलाद पटेल स्वाभाविक तौर पर नरसिंहपुर पहुंचे हैं। हां, उनके भाई का टिकट जरूर कट गया है। भाई पहले से उनके निराश थे, जालम सिंह, क्योंकि राहुल लोधी को मंत्री बना दिया गया। अब उनका भी टिकट कट गया है। तो अब इसे प्रहलाद पटेल कैसे देखेंगे, कैसे अपने भाई को समझाएंगे, कैसी स्थिति होगी? क्योंकि हर व्यक्ति में राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। अगर किसी राजनेता में महत्वाकांक्षा नहीं है तो राजनेता किस तरीके का? लेकिन एक बेहतर संकेत मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रहलाद पटेल के तौर पर दिया गया, जो कि 5 बार के सांसद रह चुके हैं। यदा कदा उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए भी चलता रहा है, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ही चलता रहता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जेपी नड्डा ने उनको बुलाया था, पार्टी बहुत गंभीरता से लेती है। तो कुल मिलाकर यह नाम जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इसके बाद एक और नाम, इसके बाद भी कई नामों का जिक्र करना चाहिए। इसके बाद जो नाम है वो भी नाम बड़ा रोचक है, उस नाम की भी हम चर्चा कर लेते हैं। और वो नाम कौन सा है? बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय जब अमित शाह राष्ट्रीय राजनीति में आए, पार्टी में महासचिव के तौर पर उपस्थित हुए, तो खुद अमित शाह ने कैलाश विजयवर्गीय को फोन करके कहा कि मेरी टीम में काम करोगे। कैलाश विजयवर्गीय उस समय मध्य प्रदेश के मंत्री थे और उन्होंने बतौर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर छोड़ा
और वो केंद्र की राजनीति में अमित भाई शाह के साथ चले गए। उसके बाद वो उनकी टीम में रहे। कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां, हरियाणा की सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, उत्तराखंड की सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, और बंगाल में ममता बनर्जी जैसे नेता से टक्कर लेना आसान चीज नहीं थी। वहां भी गए, कई सारे आपराधिक प्रकरण उनके ऊपर राजनीतिक तौर पर दर्ज किए गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो लड़ते रहे, वो अड़ते रहे, लेकिन पार्टी के लिए काम करते रहे। पार्टी ने वहां पर एक बेहतर उपस्थिति दी है। कैलाश विजयवर्गीय जिनके बारे में कहा जाता है कि पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हैं, उनके पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर है और दिमाग में बर्फ है, वो साफ तौर पर देखी जाती है। यही स्थिति नरेंद्र सिंह तोमर की भी। कैलाश विजयवर्गीय जिनके बेटे आकाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ते हैं। अब आकाश विजयवर्गीय का टिकट कट गया और कैलाश विजयवर्गीय को मिल गया है। निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय ने अगर मालवा में उपस्थिति दी है, वैसे तो कैलाश विजयवर्गीय का पूरे प्रदेश में प्रभाव है, पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता हैं, पूरे प्रदेश में उनकी जो लोकप्रियता वो किसी से छुपी नहीं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को अगर पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ाया तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संकेत है और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा मिली है। ऊर्जा इस बात को मिली है क्योंकि लोग कैलाश विजयवर्गीय के तौर पर भी, मुख्यमंत्री के तौर पर भी कैलाश विजयवर्गीय को देख रहे हैं और निराश, हताश कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है और उनके नाम की घोषणा होने से कार्यकर्ता मौजूद। ये तमाम जो बड़े नेता जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये सिर्फ अपनी सीट से ही चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि ये प्रदेश में अपने आसपास के जिलों में, अपने आसपास के इलाकों में इनके नाम से, इनके प्रभाव से, इनके चुनाव लड़ने से वो असर दिखाई देगा। ये भी समझिए। एक और नाम, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और नाम, जबलपुर के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह। राकेश सिंह जबलपुर की पश्चिम सीट से उम्मीदवार बनाए गए। लोकसभा में मुख्य सचेतक हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और जब जब केंद्र में मंत्रिमंडल की बात होती है, मुख्यमंत्री बनने की बात चलती है तो राकेश सिंह का भी नाम आता है। राकेश सिंह के कंधों पर पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। जबलपुर से खुद तो उनको जीतना ही, महाकौशल के अंचल में भी राकेश सिंह को कमल खिलाना है, लेकिन वो सीट इतनी आसान नहीं है। वहां पर आपको याद होगा बब्बू, जो कि बीजेपी से 2 बार लगातार हारते रहे, एक बार जीते थे, उमा भारती के टाइम पर उनको मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन उसके बाद लगातार वो हार रहे हैं। संगठन और संघ बब्बू के साथ कभी नहीं रहा, एक हार का कारण यह भी रहा। इसलिए राकेश सिंह अब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वो चुनाव लड़ रहे हैं आसपास के इलाके में, जबलपुर में, महाकौशल में, कि एक बड़ा नेता चुनाव लड़ रहा है। एक उत्साह है, एक चेहरे के तौर पर उत्साह है और कहीं ना कहीं पार्टी यह भी मानती है कि अगर जीत गए हो सकता है इन्हें भी उम्मीदवार बना दिया जाए। तो तमाम कार्यकर्ता सोचे कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बन सकता है। चलिए भाई, काम पर लगते हैं, नाराजगी छोड़ते हैं, हतोत्साह छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। एक और नाम विंध्य से रीति पाठक। रीति पाठक जो 2 बार से सीधी की सांसद हैं, लगातार जीतती रही हैं, तेज तर्रार हैं, उनकी अपनी एक पकड़ है, पहुंच है। और जैसा कि विंध्य में जिसका जिक्र कर रहा था, विंध्य में 3 जातियों के समीकरण चलते हैं, ब्राह्मण, ठाकुर यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और ओबीसी। और वहां पर ये तीनों जातियां ट्रायंगल है, एक दूसरे के खिलाफ रहती हैं। सीधी कांड आपको याद होगा, सीधी पेशाब कांड। उसके बाद वहां के ब्राह्मण नाराज हो गए। उन ब्राह्मणों को साधने के लिए रीति पाठक जैसा नया चेहरा सामने आ रहा है। और विंध्य एक ऐसा इलाका है जिसमें आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा उपस्थिति दे रही है। रीति पाठक 20 सालों से बीजेपी में सक्रिय है। वो सीधी से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, खुद अपनी दम पर जीत कर आई थी। 2014 में कांग्रेस के इंद्रजीत कुमार को उन्होंने लोकसभा चुनाव हराया और 2019 में लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ी और उसके बाद उन्होंने अजय सिंह को, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने चुनाव हराया। और इस पूरे बेल्ट में रीति पाठक का चुनाव लड़ने का मतलब है कि ब्राह्मणों में एक नया उत्साह। हालांकि एक समीकरण और संकेत है कि सीधी से ही जो ब्राह्मणों में लोकप्रिय नेता हैं केदारनाथ शुक्ला, पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है, क्योंकि जो सीधी पेशाब कांड था उनमें उनकी भूमिका, उनके समर्थकों की जो स्थिति है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या केदार शुक्ला रीति पाठक का विरोध करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक अदावत भी है दोनों के बीच में। वर्चस्व की लड़ाई होती है ना, राजनीतिक में स्वाभाविक होती है। रीति पाठक नई नेता है, केदार शुक्ला पुराने नेता है, 6 बार से सांसद हैं। उनका टिकट कट गया, पार्टी कैसे संभालेगी, कैसे करेगी। लेकिन रीति पाठक को इस बात की चिंता नहीं है, वो अपना चुनाव अभियान शुरू कर चुकी है। तो यहां पर
इंटरनल गुटबाजी, नाराजगी एक बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन उन सब के बावजूद भी पूरे विंध्य में ब्राह्मण नेता के तौर पर, क्योंकि ब्राह्मण नाराज हैं, आपको याद होगा हाल ही में राजेंद्र शुक्ला को ब्राह्मणों की नाराजगी के कारण पार्टी ने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, जब सिर्फ 3 मंत्री बने थे। ऐसे में ब्राह्मणों की नाराजगी खत्म करने के लिए रीति पाठक को यहां से चुनाव लड़ाया गया है और आगे जाके ये भी बड़ी उपस्थिति दर्ज कर सकती है। एक संकेत यहां से भी निकल कर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नर्मदापुरम की सांसद उदय प्रताप सिंह, जो कि पहले कांग्रेस थे, उसके बाद बीजेपी में आ गए, वहां से सांसद बने, लगातार सांसद 2 बार से हैं। अब गाटरवाड़ा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है, चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन पार्टी ने फैसला ले लिया है तो सर माथे। पहली बार 2007 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। 2009 में वो होशंगाबाद से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े और 2013 में इस्तीफा देकर वो बीजेपी में शामिल हो गए। उनकी अपनी जाति का एक वोट बैंक है, लेकिन जितना चुनाव नीचे होता है उतना मुश्किल होता है, जितना ऊपर होता है उतना आसान होता है। तो लोकसभा का चुनाव लड़ना आसान, मोदी लहर में चुनाव लड़ना आसान, विधानसभा चुनाव में निकाल सकते हैं उदय प्रताप सिंह, विधानसभा की सीट निकाल सकते हैं। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि स्थानीय नेता आपसे किस तरह के संबंध रख रहे हैं, क्योंकि जो स्थानीय राजनीति होती है बड़ी मुश्किल होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसको समझना मुश्किल होता है, किसे मनाओ किसे नाराज करो। अब यहां पर स्थानीय राजनीति में देखना होगा। लेकिन एक बेहतर उपस्थिति उदय प्रताप सिंह के तौर पर पार्टी ने दी है उस सीट पर जिस पर की पार्टी को उम्मीद नहीं थी जीतने की। अब उदय प्रताप सिंह एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर यहां पर उपस्थिति दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आदिवासी वर्ग के बड़े नेता फग्गन सिंह कुलस्ते की। फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि मंडला जिले की निवास सीट से विधानसभा का रास्ता दिखाया जा रहा है उनको। इस सीट पर पिछले चुनाव में फग्गन सिंह कुलस्ते के भाई चुनाव हार गए थे। अगर प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग होती है तो फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम निकल कर आ जाता है। वो खुद ही कह देते हैं कि मैं भी एक उम्मीदवार हूं। और बीजेपी आदिवासी वर्ग को साधने के लिए नए नए काम कर रही है, क्योंकि पिछली बार 2018 में सरकार जो बनी थी वो सरकार आदिवासियों के वोट बैंक से ज्यादा बनी थी। मध्य प्रदेश में आदिवासी बीजेपी सरकार से नाराज हो गए थे और वो कांग्रेस के साथ चले गए थे। बड़ी संख्या में आदिवासी सीटें वहां पर देखी गई थी और यही कारण है कि फग्गन सिंह कुलस्ते के जरिए प्रदेश का पहला आदिवासी मुख्यमंत्री का बनने का एक संकेत हो सकता है। होगा नहीं होगा ये पार्टी का निर्णय है, लेकिन ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है प्रदेश के लोगों के द्वारा, क्योंकि वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, इस्पात राज्य मंत्री हैं, 17वीं लोकसभा में, जी हां 17वीं लोकसभा में वो सांसद रहे हैं। 2009 से 2019 तक मंडला संसदीय सीट का नेतृत्व कर चुके हैं। तो अब चूंकि एक बड़े आदिवासी नेता है, संगठन में उनकी पहुंच है, पकड़ है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से उपस्थिति दे रहे हैं, वहां के मंत्रिमंडल में थे, तो स्वाभाविक तौर पर उनकी एक पकड़ है। इसलिए पार्टी ने उन्हें यहां पर एक संकेत के तौर पर एक बड़ा आदिवासी नेता है। समझिए, जो नाराज आदिवासी कार्यकर्ता हैं, हताश हैं, वो घर बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बन सकता है। नाराजगी छोड़िए, आगे निकलिए, सरकार बनाइए। एक और नाम गणेश सिंह। गणेश सिंह जो कि विंध्य के बड़े ओबीसी नेता है, कुर्मी नेता है, कुर्मी वोटों की जमावट उनके साथ है और ये जमावट इसलिए भी उनके साथ है क्योंकि लगातार वो राजनीति में उपस्थिति दर्ज दे चुके हैं। उमा भारती इस समय आई थी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं सतना के और लगातार सांसद हैं। अब मैंने जो आपको ट्रायंगल समझाया था विंध्य का, ओबीसी, ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो ओबीसी और ब्राह्मण को साधने के लिए एक बड़ा संकेत गणेश सिंह के तौर पर दे दिया है ओबीसी नेता के तौर पर, ब्राह्मण के तौर पर रीति पाठक। यानी कि इन दोनों ही समुदाय के लोगों को लगता है कि जनाब अगर सरकार बन गई, हमारा नेता जीत गया तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री हो सकता है। चलिए, नाराजगी खत्म कीजिए, आगे बढ़िए, उपस्थिति दर्ज कीजिए और सरकार बनाइए। तो गणेश सिंह जो कि संगठन में भी रह चुके हैं, ओबीसी भी चेहरा है, विंध्य में एक नया समीकरण यहां पर। हालांकि इनकी जो सीट है वो स्थानीय तौर पर स्थानीय समीकरण में उलझी हुई है। आपको याद होगा सुखलाल कुशवाहा, उनके बेटे सिद्धार्थ कुशवाहा यहां से चुनाव लड़ते हैं, वो भी एक बड़ा चेहरा है। यहां पे बीजेपी को लगा था कि ये सीट जीतना मुश्किल है, इसलिए बड़े चेहरे को उतारने की कोशिश की। बहुत अच्छी टक्कर यहां पर होने वाली है, उपस्थिति होने वाली है। लेकिन चूंकि जनता के बीच गणेश सिंह का लगाव बहुत अच्छा है, गणेश सिंह वहां पर जाते रहे। ये दोनों नेताओं की उपस्थिति कैसी होगी, इंतजार करना होगा। कल तक दोनों मित्र थे, कल तक दोनों साथ थे, अब दोनों आमने सामने हैं, देखना होगा कि क्या स्थिति है। बात कर लेते हैं आगे, क्योंकि ये तमाम चेहरों का जिक्र मैंने कर लिया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर समीकरण समझ लेते हैं, समीकरण क्या है। तो बीजेपी में मैयर विधायक नारायण त्रिपाठी का टिकट काट दिया है
और श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दे दिया है। दरअसल नारायण त्रिपाठी ने विंध्य विकास पार्टी बनाकर पूरे विंध्य अंचल में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। पहले ही वो कर चुके हैं और उनकी इस चेतावनी के बाद बीजेपी नाराज हो गई, नारायण त्रिपाठी को टाटा कर लिया। नारायण त्रिपाठी जो अपने अंदाज में जीते हैं, हालांकि नारायण त्रिपाठी की खासियत है कि वो मैयर से चुनाव निर्दलीय भी हैं, लड़े हैं, समाजवादी पार्टी से भी लड़ चुके हैं, कांग्रेस से, बीजेपी, उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां नारायण त्रिपाठी हैं। वहां के कार्यकर्ता किसी को नहीं जानते, वहां के लोग किसी को नहीं जानते, वो सिर्फ चुनाव लड़ते हैं, ये उनकी उपस्थिति है। और गणेश सिंह की इनकी पटती नहीं है, बीजेपी सरकार पर लगातार आरोप लगाते हैं। हालांकि इनकी कलाकारी भी माहिर है, बीजेपी की सरकार होती तो बीजेपी के साथ होते हैं, कांग्रेस की जाती तो कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, सत्ता के साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये तमाम समीकरण जो सूची जारी हुई, उसका समीकरण मैंने आपको बताने की कोशिश की और संकेत यही है कि समझिए मध्य प्रदेश का चुनाव कहां जा रहा है। अब चूंकि ये तमाम बड़े नेता हैं, तो बात मुख्यमंत्री की भी आती होगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या शिवराज होंगे? लगता नहीं। पार्टी ने संकेत साफ दे दिया। हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान खुद चुनाव न लड़े, हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान कहे कि मैं पूरे 230 विधानसभा सीटों के लिए काम करूंगा और मैं अपनी पार्टी को सत्ता में पहुंचा के रहूंगा, बहुमत के पास लाके रहूंगा। लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। यह सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही तय करेंगे कि वो चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, लेकिन संकेत पार्टी का साफ है। इंतजार कीजिए, मध्य प्रदेश का चुनाव आगे बढ़ते जा रहा है, गर्माहट हो चुकी है, तापमान बढ़ रहा है और इस तापमान में अभी बहुत कुछ घटने वाला है। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आपके पास आता रहूंगा और मध्य प्रदेश की राजनीतिक कहानियां, हकीकत ऐसी ही बताते रहूंगा। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।